नमस्कार दोस्तों, जय स्टडी में आपका स्वागत है। रात के 8 बज चुके हैं और हम लोग फिर से एक बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला आप लोग के समक्ष लेकर आए हैं। उस प्रश्न को हल करिए, उसका एक्सप्लेनेशन देखिए और अपनी तैयारी को आंकिए कि आप किस कंडीशन में वर्तमान स्थिति में हैं। प्रश्नों की संख्या कम रखी जाती है लेकिन बूँद बूँद से घड़ा भरता है। ये हमारी 22वीं सीरीज है। अगर आप देखेंगे तो आपको पर डे 10 प्रश्न लगभग कराए जाते हैं, तो 22 धम्मा 220 एग्जैक्ट प्रश्न हो गए। और उसके साथ ही हम जो एक्सप्लेनेशन कराते हैं वो 2-3 प्रश्नों को एकत्रित करता है। तो आप गिरी हुई कंडीशन में वर्तमान समय में 500 प्लस बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज आपके पास होगी। ठीक है, तो हमारी प्लेलिस्ट क्विज की बनी हुई है, आप उसमें जाकर अभी तक नहीं देखे होंगे तो सब 10 मिनट की क्विज रहती है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे टेस्ट सीरीज का ही अंश है कुछ। अगर आपको अच्छा लगे कि हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मौजूद है। ठीक है, संभवतः आज उसके लिए एक वीडियो बना देंगे, तो देख लीजिएगा किस तरीके है। अगर आप इच्छुक हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आइए हमारा पहला प्रश्न देखते हैं कि पंजाब के कूका का विद्रोह का उद्देश्य क्या था। प्रश्न है आपका, ऑप्शन है सिख भूमि को ब्रिटिश नियंत्रण से स्वतंत्र करवाना, 1857 के विद्रोह में पंजाब के शहीदों को न्याय दिलाना, या गुरुद्वारों को अज्ञानी और भ्रष्ट महंतों के नियंत्रण से मुक्त करना, या सभी दुर्व्यवहारों, अंधविश्वासों और कुप्रथाओं को हटाकर सिख धर्म में सुधार करना। तो प्रश्न आप लोग देख चुके होंगे, उत्तर भी लगभग सबमिट करते रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन डी। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। कूका आंदोलन की शुरुआत, अब देखिए पूरे कूका आंदोलन की पोस्टमार्टम सर ने करवा दी है कि कूका आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 1840 में। कहाँ हुई, पश्चिम पंजाब। भगत जवाहर मल महत्वपूर्ण नाम है, याद रखिएगा। मिलान में कई बार आता है, कूका, मुंडा, सिंथाल, इन सब विद्रोहों को आता है। ठीक है, जिन्हें सियान साहब भी, याद रखिएगा कि जवाहर मल को सियान साहब भी कहते हैं। उनके बाद अंग्रेजों के एक प्रमुख नेता कौन, बाबा राम सिंह। इस आंदोलन के अगले नेता कौन हुए थे, बाबा राम सिंह। उन्होंने नामधारी सिख संप्रदाय की स्थापना भी की थी। कितने फैक्ट है आप खुद देख सकते हैं। अंग्रेजों के पंजाब पर नियंत्रण करने के बाद आंदोलन धार्मिक शुद्धि अभियान से राजनीतिक अभियान में बदल गया। इसके मुख्य सिद्धांतों में जाति और सिखों के बीच भेदभाव को समाप्त करना, मांस और शराब एवं ड्रग्स के सेवन को हतोत्साहित करना, अंतर जाति विवाह की अनुमति देना, विधवा पुनर्विवाह और महिलाओं को प्रोत्साहित करना। ये इतने पूरे इस आंदोलन के थे। आपने देखा संपूर्ण पोस्टमार्टम इसमें हो गया। एक प्रश्न एक है लेकिन एक्सप्लेनेशन न कुछ तो 3 प्लस क्वेश्चनों का आपके सामने हो गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन क्या है आपके कि 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं सदी के प्रारंभ के दौरान जोतदार के रूप में जाने वाले धनी किसानों के एक वर्ग ने गांव में अपनी स्थिति को मजबूत किया और भूमि के विशाल क्षेत्रों का अधिग्रहण किया। दूसरा है, जोतदार जमींदारों के प्रति वफादार थे, उन्हें रेतों के राजस्व एकत्रित करने में मदद करते थे। इसमें से कौन सा सही नहीं है, 1, 2, दोनों, या 1 और 2 नहीं। ठीक है, प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा, उत्तर भी सबमिट कर दिया होगा। जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर वह है आपका ऑप्शन बी। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी है कि 18 सदी के अंत तक संकट का सामना कर रहे थे सभी जमींदार लोग, और धनी किसान जो थे उनका एक समूह क्या था, गांव में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा था। अमीर किसानों के स्वर को जोतदार के रूप में जाना जाता था, लेकिन 19वीं शताब्दी में जोतदार ने भूमि के विशाल क्षेत्र मतलब 1000 एकड़ तक का अधिग्रहण किया था, और उन्होंने स्थानीय व्यापार के साथ साथ साहूकारों को भी नियंत्रित किया। क्षेत्र के गरीब कृषकों पर इन्होंने अधिक शक्ति का अपना प्रयोग किया। उनका जमीन का एक बड़ा हिस्सा बरगादारों द्वारा खेती की जाती थी, जो स्वयं अपने हल लाते थे। याद रखिएगा, बरगादार किसे कहते थे, जो स्वयं अपनी हल चलाते थे और खेत में काम करते थे, और फसल के बाद आधी उपज किसको दे देते थे, जोतदार। और उन्होंने जमींदारों द्वारा गांव की जमा लगान को बढ़ाने का प्रयास का क्या किया था, जमकर विरोध किया था, और जमींदारी अधिकारियों को उनके कर्तव्य को निष्पादित करने से रोका। उन पर निर्भर रहने वाले रैयतों को इकट्ठा किया और जमींदार को राजस्व का भुगतान करने में जानबूझकर देरी कर देते थे। ठीक है, और उत्तरी बंगाल में क्या हुआ कि जोतदार सबसे शक्तिशाली थे। कुछ स्थानों पर हवलदार कहा जाता था उन्हें, याद रखिएगा जोतदार को ही उत्तरी बंगाल में, और अन्य जगहों पर उन्हें गाटीदार या मंडल के रूप में माना जाता था। उनके उदय ने अनिवार्य रूप से जमींदारों के अधिकार को कमजोर किया। ठीक है, कई भूमि से संबंधित रैयत तवाड़ी देखेंगे, महालवाड़ी देखेंगे। ठीक है, कि अस्थाई बंदोबस्त, ये कई चीज़ें आगे देखेंगे, कभी उसका होगा तो तीनों एक साथ बता देंगे।
सॉरी, ब्रिटिश शासन के समय में प्रचलित अमलाह शब्द किसे संदर्भित करता है? ऐसे प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ग्राम प्रधान को कहते हैं, जमींदार का अधिकारी कहते हैं, बटाईदार को कहते हैं, या समृद्ध किसान को कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका जमींदार का अधिकारी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि भूमि कर के संग्रह के समय जमींदार का एक अधिकारी आमतौर पर क्या कहता था? अमला। वह गांव में आता था, लेकिन भूमि कर का संग्रह करना एक अस्थायी समस्या स्थायी बनी हुई थी। कभी कभी फसल के खराब होने और कीमतों में कमी होने के कारण बकाया का भुगतान जो करना होता था वह कठिन हो जाता था, और कभी कभी रैयतों द्वारा जानबूझकर भुगतान में क्या की जाती थी? देरी। तो ये सब बातें थी। अगला प्रश्न है हमारा भूदान आंदोलन से संबंधित है। देख लेते हैं कि भूदान आंदोलन ने धनी जमींदारों को स्वेच्छा से अपनी भूमि का 1% भूमिहीन लोगों को देने के लिए राजी करने का प्रयास किया। और इसकी शुरुआत किसने की? महात्मा गांधी जी ने की। इसने ग्राम दान की अवधारणा को व्यापक बनाया और भूमि के साझा स्वामित्व की वकालत की। इसमें कौन से सही है यही पूछा है। 1 2 1 1 3 1 2 3। तो आपने प्रश्न पढ़ ही लिया होगा, उत्तर भी आप सबमिट करते होंगे। तो इसका जो सही उत्तर है, शुरुआत महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था, अर्थात ऑप्शन सी सही है। आइए देख लेते हैं। भूदान आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति के रूप में जाना जाता है, भारत में एक स्वैच्छिक भूमि आंदोलन था। इसकी शुरुआत गांधीवादी आचार्य किसने? विनोबा भावे जी ने किया था 1951 में पोचमपल्ली गांव से, तेलंगाना में। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। पोचमपल्ली गांव, विनोबा भावे जी और तेलंगाना। भूमि आंदोलन ने धनी जमींदारों को स्वेच्छा से क्या किया था? जिसके पास अधिक जमीन हो वो दूसरे व्यक्ति को जमीन दे, उनकी भूमि का प्रतिशत देने के लिए मनाने का प्रयास किया। दार्शनिक रूप से भावे जी महात्मा गांधी के सर्वोदय आंदोलन और ग्राम स्वराज से प्रभावित थे। आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? स्वैच्छिक दान करना और भूमिहीनों को वितरित करना था। लेकिन शीघ्र ही सभी निजी भूमि का 1/6 भाग मांगा गया। 1952 में आंदोलन ने ग्राम दान, उपहार में गांव या पूरे गांव के दान अवधारणा को व्यापक किया और भूमि के सामान्य स्वामित्व की वकालत शुरू की गई। ठीक है, अगला है प्रश्न। तो स्क्रॉल करते समय आगे बढ़ जा रहा है, लेकिन आप अपनी ईमानदारी पूर्वक करते रहिए। देसाई लियाकत समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने केंद्रीय विधायिका में कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामित व्यक्तियों की समान संख्या की सिफारिश की, देसाई लियाकत समझौता। और इसने अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों को समाप्त करने की सिफारिश की। ऑप्शन 1 2 1 और 2 दोनों, या 1 और न तो 1 न तो 2। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आप देख भी चुके हैं, ऑप्शन बी। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं क्या है यह। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता भूला भाई देसाई जी, विधानसभा में मुस्लिम लीग के उपनेता लियाकत अली खान से मुलाकात हुई और दोनों केंद्र और अंतरिम सरकार के गठन के लिए मसौदा प्रस्तावित किया। अब क्या मसौदा था? देखिए, पूरी पोस्टमार्टम इन्होंने कर दी, जिसमें केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस और लीग द्वारा नामित व्यक्तियों की समान संख्या हो, अल्पसंख्यकों के लिए 20% आरक्षित सीटें हों। इन आधारों पर कांग्रेस और लीग के बीच कोई समझौता नहीं किया जा सकता था, लेकिन इस पर कांग्रेस और लीग के बीच एक तरह की समानता परिलक्षित हुई थी, जिसके दूरगामी परिणाम हुए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, किस पर करती है? हवा के दबाव पर, वायुमंडल की नमी पर, जल चक्र पर, या तापक्रम पर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, वायुमंडल में नमी पर। आइए इसकी व्याख्या देख लें। वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है, और सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा यथा बूंदाबांदी, वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। इन्वायरमेंटल के प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस एक का संबंध सुरक्षा से नहीं है? धारणी विकास का, गरीबी कम करना, वातानुकूलन कम करना, या कागज के थैलों का प्रयोग। ये पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित नहीं है, यही आपको देखना है। तो आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह आपका ऑप्शन बी, गरीबी कम करना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी ऑप्शन बी, गरीबी कम करना नहीं है। धारणी विकास एवं कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा के सकारात्मक पहलू से संबंधित है, जो जल्दी से डिजॉल्व हो जाए। ठीक है, कागज के थैले डिजॉल्व हो जाते हैं। वातानुकूलन का पर्यावरणीय सुरक्षा के नकारात्मक पहलू से संबंध है, जबकि गरीबी कम करने से पर्यावरण पर नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं।
दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है, प्रत्यक्ष नहीं, जबकि धारणी विकास, कागज के थैलों का प्रयोग एवं वातानुकूल का पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंध है। तो गरीबी भी है लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से, अगर ये अप्रत्यक्ष पूछा होगा तो गरीबी करते हैं। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण, ये सबको ये प्रश्न आना चाहिए कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान अवस्थित है। हम आपको हर वीडियो में ये बताते हैं कि जो कठिन प्रश्न हैं वो सबके गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर सिंपल प्रश्न गलत होते हैं तो वही आपको मेरिट से बाहर ले जाएंगे। इसलिए अधिक से अधिक वर्तमान समय में आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जैसे जो सिंपल प्रश्न है वो न गलत हो, अगर सिंपल प्रश्न नहीं गलत होते तो आप आसानी से सेफ स्कोर कर सकते हैं। यही मास्टर प्लान होता है। तो बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, नागपुर में है या नई दिल्ली में है, सबको आ रहा होगा। ऑप्शन कमेंट बॉक्स में करते रहिए, अपना स्कोर जरूर बताया करिए, इससे ये लगेगा कि हाँ लोग अच्छे से ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, नागपुर। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित है। नीरी जो है भारत सरकार के विज्ञान एवं, ये भी याद रखिएगा पूछ लेता है कि किसके अंतर्गत, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला है कि वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या क्या है कि कुछ गतिविधियों जैसे पशुधन को चराना अभयारण्यों में नियंत्रित किया जाता है और राष्ट्रीय उद्यानों में यह निषिद्ध होता है। दूसरा है राष्ट्रीय उद्यान किसी विशेष प्रजाति के लिए बनाया जा सकता है, जबकि वन्य जीव अभयारण्य मुख्य रूप से किसी प्रजाति पर केंद्रित नहीं होते। इसमें से पूछा है कौन से कथन सही हैं। आपके कथन एक सही हैं, आपके पास दिख रहा होगा यह, दो हैं, एक और दो दोनों सही हैं, या केवल न तो एक है न दो। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा, आपने देख भी लिया होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल एक। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के बीच अंतर, अभयारण्यों की तुलना में राष्ट्रीय उद्यानों को क्या होता है, अधिक सुरक्षा प्राप्त होती है। कुछ गतिविधियां जैसे पशुधन को चराना अभयारण्यों में नियंत्रित किया जाता है और राष्ट्रीय उद्यानों में यह निषिद्ध होता है। वन्य जीव अभयारण्य एक विशेष प्रजाति के लिए बनाया जा सकता है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किसी विशेष प्रजाति पर केंद्रित नहीं हुआ। तो ये देखिए कि वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान का लगभग पूरा पोस्टमार्टम कर दिया गया। अगला प्रश्न है हमारा कि समुद्र अवलेगिंग अपवेलिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है कि अपवेलिंग दुनिया के कुछ सबसे उर्वरक पारिस्थितिक तंत्रों का सृजन करते हैं, अपवेलिंग समुद्री जीवों को प्रभावित करते हैं, यह कुछ क्षेत्रों में समुद्री कोहरे के विकास को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, और इसी में से आपको सही कथन चुनना है। आपके पास कथन है 1 2 1 3 2 3 या 1 2 3। अपना उत्तर देते रहें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, एक्सप्लेनेशन जरूर देखें, वो है आपका ऑप्शन डी। आइए इसकी व्याख्या भी कर देते हैं कि अपवेलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, धाराएं समुद्र की सतह पर गहराई से ठंडा जल लाती हैं। अपवेलिंग पवनों और पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम होती है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, पूछा भी गया है कहीं में। चूंकि सतह पर लाया गया वह जल पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसलिए तटीय अपवेलिंग क्या करता है, शैवाल प्लवों के विकास को बढ़ावा देता है। ये मछली, समुद्री स्तनधारियों, पक्षियों के लिए भोजन प्रदान करते हैं। अपवेलिंग दुनिया के कुछ सबसे उर्वरक पारिस्थितिक तंत्रों का सृजन करते हैं, ये भी इसकी विशेषता है। तटीय अपवेलिंग क्षेत्र दुनिया के महासागरों के कुल क्षेत्रफल का केवल कितना है, 1% कवर करते हैं। अपवेलिंग समुद्री जीवों को प्रभावित करते हैं, सतह तक आने वाला ठंडा जल क्षेत्र की हवाओं को ठंडा करता है, या कुछ क्षेत्रों में समुद्री कोहरे के विकास को क्या करते हैं, बढ़ावा। ठीक है, तो ये आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उसके एक्सप्लेनेशन आपने देख लिए। अगर आपको यह अच्छा लगे तो अधिक से अधिक इसको शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को यह लाभ हो। प्रश्न 10+ ही रहते हैं एक्सप्लेनेशन में, मान के चलिए कि हम 20+ रोज करके जाते हैं गिरी हालत में। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये 22वां सीरीज है आपके पास। एक अच्छे अभी भी 40 दिन मान के चलिए आपका चलेगा, तो आपको एक बेहतरीन हर सब्जेक्टों के प्रश्न का श्रृंखला रहेगी, और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपकी बेहतरीन होंगी एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, और फिर से हम बता देना चाहते हैं, अगर आप आज नवरात्रि है कुछ छूट भी असर हो सके दें, तो अगर हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाह रहे हैं तो हमारे नंबर पे व्हाट्सअप करके आप हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। छूट हो सके मिले आज आपको 7905901019 पर व्हाट्सअप करें, सॉरी 7905901018 पर, या 9453
775039 पर आप व्हाट्सअप करके इससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें सेक्शनल टेस्ट भी हैं और फिर 31 टेस्ट भी हैं, उसके बाद करंट अफेयर के भी 5 प्लस टेस्ट रहेंगे। जितना हो सकेगा उतना कराया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।